यस सर, मेरा माध्यम हिंदी था और ऑप्शनल ज्योग्राफी था। यस। तो प्रीलिम्स की क्या आपने स्ट्रैटेजी कर रखी थी? तो उन सारी चीज़ों का समन्वय करके मैंने तैयारी की। विभिन्न प्रकार के लेक्चर पढ़े हुए हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको पढ़ के भी अच्छा इसमें किया जा सकता है। इतनी अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसमें आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं? लगा नहीं कि प्लान बी होना चाहिए या फिर मेरी दाल कहीं और गल सकती है? मुझे लग रहा था कि मैं जल्दीबाजी में आंसर क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये अब स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएंगे? मतलब उनको इस 40 दिन में क्या करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, फ्रेंड, फिलोसोफर गाइड। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 आईएएस और पीसीएस चैनल पर। और देखिए हमारे सामने कौन मौजूद हैं। और राज सोनकर साहब, नमस्कार। आपका ढेर सारा स्वागत है। यूपी पीसीएस 2022 के परीक्षा में आपने मतलब शानदार, मज़ा आ गया है। एज ए डीवाईएसपी आपकी पोस्ट है। और सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं और वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। राज जी, आप ये बताएं कि रिजल्ट आपने कैसे देखा था? कंट्रोल एफ करके या फिर कोई बताया आपको कॉल करके? जी सर, मैं अपने छोटे भाई के साथ था, तो मैंने वो रिजल्ट देख रहा था, तो मैंने कल अपना नाम देखा, मैं उछल गया कि मेरा नाम है बस। तो उसके बाद मेरा भाई चिल्लाया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, क्या तो बात फिर है। काफी खुशी हुई, फिर घर में एकदम माहौल लगा कि जिंदगी एकदम बढ़िया हो गई है। हाँ, एक सब कुछ पलट, मतलब सेकंड में पलट जाती है चीज़ें। यस सर। आज से 2 दिन पहले जो राज सोनकर थे, आज राज सोनकर भाई उत्तर प्रदेश सरकार में एक मजबूत स्तंभ होने वाले हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। आपके बात से ही और आपके एक्सप्रेशन से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि आपने बहुत लगन से काम किया है और वो पॉजिटिवनेस दिख रही है। राज, आप ये बताएं कि ये कौन सा प्रयास था आपका? सर, ये मेरा सेकंड प्रयास था और सेकंड इंटरव्यू था। अच्छा, ग्रेट, नाइस। यूपीएससी का भी आपने दे रखा है एग्ज़ाम? जी सर, यूपीएससी का मैंने 2 बार दिया है, उसमें प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई नहीं किया है। अच्छा, तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपकी ये जो सपना है या फिर आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का जो सपना है वो यहीं तक है या फिर आगे भी जाएंगे? जी सर, मैंने 2013 में प्रयागराज के उस समय के डीएम थे श्री राजशेखर सर। हाँ। तो सर तो सर मेरा यह सपना था कि मैं 2025 में प्रयागराज के जो महाकुंभ होता है वहाँ पे मैं डीएम बनूं। तो अभी मेरा आगे मुझे जाना है लाइफ में। क्या बात है, क्या बात है। ज़िंदगी इसी का नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टारगेट अचीव हो गया, अब अगला क्या है। तो बहुत ही अच्छा, काफ़ी प्रेरणाजनक है। मुझे लगता है अभी बात करने में मज़ा आएगा आपसे। तो हम शुरू करते हैं। राज जी, आप ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है? फैमिली बैकग्राउंड, कहाँ से आपने पढ़ाई की है? जी सर, मैं प्रयागराज का मूल रूप से निवासी हूँ अच्छा। तथा मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा इंटर तक की अपने पास के विद्यालय सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से कंप्लीट की है। तब उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और एंशियंट हिस्ट्री में कंप्लीट किया है। और सर, जो मेरी फैमिली की, हम लोग निम्न मध्यम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं तथा मेरे 2 छोटे भाई हैं, रांझा सोनकर और सैगा सोनकर। और मेरे पापा का नाम अमूल कुमार सोनकर है और माता का नाम ज्ञानवती सोनकर है। ओके, ओके। आप सबसे बड़े हैं? यस सर। क्या बात है। मतलब आपने एक मिसाल रख दी है कि अब जो भी करना वो, मतलब भैया से अब आगे ही बढ़ना है हमको। अब भैया एक टारगेट सेट कर चुके हैं। कैसा आपका भाइयों का क्या रिस्पांस था? आपके जो दोनों छोटे भाई हैं, क्या रिस्पांस था उनका? सर, दोनों भाई बहुत खुश हुए हैं। और सर वो मतलब जो दोनों छोटे भाई हैं, उनका भी मतलब आगे इस फील्ड में जाने का वो है, मतलब कि मोटिवेशन है कि अगर यदि उन्हें अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगा तो वह भी इस फील्ड में आगे जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जब उसी घर में 3-3 सरकारी अफ़सर होंगे। जी सर, यह बहुत खुशी का मतलब कि क्षण होगा। मतलब कि उस समय बहुत खुशी का क्षण होगा जब तीनों भाई अच्छे पद पर रहेंगे। जी, जी। माँ-पापा का क्या रिएक्शन था कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी तुझसे, तू इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब कि पापा को लगता था कि मेरा बेटा धीरे धीरे करके अगर अच्छा। मतलब
प्रयास करेगा तो वो अच्छी सीढ़ी तक पहुंच सकता है। मम्मी पापा दोनों का सपना मैंने साकार किया। जी, जी। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। हम थोड़ा-सा अब आगे चलते हैं कि आपके आपके इस आपके माध्यम तो हिंदी रहा होगा ना लिखने का पूरा? यस सर, यस सर, मेरा माध्यम हिंदी था और ऑप्शनल ज्योग्राफी था। अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल था। अरे यस सर। बाप! ये कैसे, मतलब पहले वाले अटेम्प्ट में भी ज्योग्राफी था आपका? यस सर। क्या बात है! पिछले कहाँ कहाँ पर फँस गए थे आप? इंटरव्यू में मार्क्स कम थे या फिर मेंस का नंबर कम, कहाँ से फँस गए थे? जी सर, मेरे मेंस में नंबर थोड़े कम रह गए थे। किस में थे, मतलब ऑप्शनल में थे या फिर जीएस में? जी सर, ऑप्शनल में और एथिक्स में। ओके, ओके। तो आपको लगा नहीं कि ऑप्शन चेंज करते हैं कुछ? सर, जब मेरा रिजल्ट निकला था उस समय ये मेंस का पेपर हो गया था। अच्छा, ओके, ओके, अब समझ में आया। तो ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्शनल की सोर्सेज रिसोर्सेज मुश्किल नहीं हुई ढूंढने में? आपको हिंदी माध्यम में मिल गई आसानी से? यस सर, इसमें मिल जाती है सर। नोट्स हैं मार्केट में, उनको यदि मैंने लिया, उससे मैंने अध्ययन किया, और यूट्यूब पे फ्री में वीडियोज भी हैं, उससे जी, मैंने अध्ययन किया, और किताब से अध्ययन किया, और नोट्स को अच्छे तरीके से अध्ययन किया। तो और आंसर राइटिंग सबसे अच्छी चीज़ थी। जी, जी, आंसर राइटिंग करने से कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप वहाँ पे आंसर मतलब अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और जो मानक है उसके अनुसार आंसर लिख पाएंगे। जी। अब तो ऑप्शनल ही हटा दिया है। यस सर। हमें ऐसे लगता है कि अरे यार, अब तो मतलब अब हटा दिया। चलिए, अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बात है। प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि आपने लगातार 2 प्रीलिम्स दिए और दोनों में ही हो गया। यस तो प्रीलिम्स की क्या आपने स्ट्रेटजी कर रखी थी कि मुझे इतना ही सॉल्व करना है, या फिर क्या रिसोर्सेज थे आपके? जी सर, प्रीलिम्स में मैंने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया था, और सर इसके अलावा जो हम लोग पीवाईक्यू हम्म, पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से लगाया था, और फिर जो उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया था उसको अच्छे तरीके से लगाया था, और सर इसके साथ में यूपीएससी के जो पीवाईक्यू थे उसको भी लगाया था। और तथा सर जो विभिन्न स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए हैं, जैसे सर बिहार पीसीएस हो गया, जी, राजस्थान पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, वहाँ के कई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किए जाते हैं यहाँ पे। हम्म, तो उन सारी चीजों का समन्वय करके मैंने तैयारी की, और करंट अफेयर्स में विशेष विशेष फोकस किया। और मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए 2 पत्रिका को फॉलो किया, और उसके थ्रू मैंने काफी अच्छा, मुझे लगा कि अगर मैं करंट पे ध्यान दूंगा और जो बेसिक चीजें हैं यदि अच्छे तरीके से करूंगा तो मैं काफी अच्छा रिजल्ट दूंगा, और मेरा दोनों बार प्रीलिम्स अच्छे ढंग से हुआ है। ये जो 2 पत्रिका आपने बोला है वो कौन कौन सी पत्रिका हैं? जी सर, घटना चक्र और घटना साथ। अच्छा, मतलब एक मूल स्तंभ है ये प्रीलिम्स के लिए, अगर आप इनको ही कवर करें। जी सर। ओके, ओके। और अगर हम बात करें मेंस के लिए, तो ऑप्शनल को अगर हम हटा दें तो जीएस का जो पार्ट है वो कैसे आपने कवर किया था? जी सर, जो विभिन्न बुक है, जैसे GS1 हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और सोसाइटी हो गया। तो सर सोसाइटी के जो 3 लेक्चर हैं वो फ्री है यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने उससे कंप्लीट कर लिया। और सर जो हिस्ट्री है वो मैंने स्पेक्ट्रम से कंप्लीट कर लिया। जी, और सर इसके अलावा आंसर राइटिंग, और सर ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो उसमें मुझे कोई समस्या होती नहीं थी। नहीं, राइट। और सर जो सेकंड पेपर है वो सर मैंने लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर लिया। जी, और सर इसके अलावा उसमें भी आंसर राइटिंग। और सर जो थर्ड पार्ट हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, वह सर मेरे पास नोट्स अच्छा था और एक किताब थी, उससे मैंने उसको फॉलो किया। और उसके में, और जो थर्ड पेपर में आपदा प्रबंधन और इन्वायरमेंट आता है, हम्म, वह सर जो हुआ सर मेरा ज्योग्राफी का पार्ट है, तो उसमें मुझे समस्या नहीं हुई। और सर इसके अलावा जो सिक्योरिटी का पार्ट होता है, उसमें सर जो सभी है, जो 8-9 टॉपिक है, उसको मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, उसके नोट्स अच्छे तरीके से बना लिए, फिर उसमें मुझे कोई समस्या नहीं हुई। और यूट्यूब पे विभिन्न प्रकार के लेक्चर पढ़े हुए हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उसको पढ़ के भी अच्छा इसमें किया जा सकता है। और फिर जो फोर्थ पेपर हुआ उसके लिए लेक्सिकॉन की बुक को फॉलो किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा जो हम लोग के इलाहाबाद में एक पब्लिकेशन है, उनकी जो बुक आती है उसमें क्वेश्चन वाइज दिया रहता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और जो यूपीएससी के पीवाईक्यू होते हैं उसको आप देखेंगे मेंस स्तर के, तो उससे आप काफी अच्छा करेंगे। और फिर इसके अलावा मेंस का सबसे अच्छा उपाय है उसको क्वालिफाई करने का, पीवाईक्यू। और इसके अलावा आंसर राइटिंग, आप जितना अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, आपकी सफलता की दर उतनी अच्छी होने के चांसेस रहेंगे। जब आपने बोला राज जी की जितनी अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसमें आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं? सर आंसर राइटिंग के जो पैरामीटर होते हैं वह 3 होते हैं, मतलब कि उसको 3 भागों में बांट के देखना चाहिए। और सर इंट्रोडक्शन, और सर मेन बॉडी, और सर कंक्लूजन। बिल्कुल। और सर
में हम यदि किसी बात को आंसर राइटिंग में कह रहे हैं तो उसको हमको प्रूफ करने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम कोई कि उसको किसी प्रकार के सोर्स से उसको डिकोड करने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हमको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से बात करना चाहिए, उसके तथ्य को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमको NFHS 5 का जो सर्वे आया उसकी बात करनी चाहिए। और यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो इंडेक्स आते हैं वुमेन इनइक्वालिटी के ऊपर, जो तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो आता है उसके थ्रू हमको बात करनी चाहिए। और सर जो SDG गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं जो UN ने किया है, उसके थ्रू बात करना चाहिए। तो सर यदि हम इन सारी बातों का ध्यान करते हैं और फिर जो शहरीकरण के बारे में कोई बात आ गया तो उसको हम UN की जो भी संस्था जो रिपोर्टें प्रस्तुत करती है, विभिन्न स्तर पर जो सरकारें प्रस्तुत करती है, यदि हम उसको कहते हुए कोट करेंगे और सर जो हम परिभाषा भी दें तो वह परिभाषा जो है यदि हम किसी संस्था की देते हैं तो वो ज्यादा मान्य होती है। और सर आप आंसर राइटिंग अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपनी कमियों को मालूम चलता चला जाएगा। और सर आप टॉपर्स की कॉपियों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या चीजें लिखनी है आंसर में, तो आप काफी अच्छा करेंगे। जी अच्छा, मुझे आप मेरी ये आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि जैसे आपने टॉपर्स की कॉपी देख के किया था, हम चाहते हैं कि हम आपकी भी कॉपी एक बार देखें और बच्चों को हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो के बाद में भी मैं आपसे ये डिस्कस कर सकता हूँ कि आप भी अपनी एक बार कॉपी शेयर कर सकते हैं जिसमें आप जिस तरीके से आपने आंसर लिखा है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक मिसाल भी, ये एक अच्छा मार्गदर्शन भी रहेगा ताकि वो इस तरीके से देखें, उनको एक सैंपल पता चल जाएगा। यस सर। है ना? राज जी, आप मतलब फुल टाइम एक एस्पिरेंट रहे हैं, राइट? यस सर। एक फुल टाइम एस्पिरेंट होने के नाते 24 घंटे में बहुत कुछ चलता है मन में, तो वो 24 घंटे का टाइम टेबल आप मुझे बता सकते हैं कि औसत किन किन भागों में डिवाइड करते थे आप अपने टाइम टेबल को? जी सर, जो मेरा टाइम टेबल रहता था, मैं सर यह कोशिश करता था कि जो सुबह के टाइम है वह सर मैं कम से कम 4 से 5 घंटे की अपनी स्टडी कर लूँ। जैसे सर 10 से 2 हुआ, या तो हुआ 9:30 से 2 हुआ, 4.5 से 5 घंटे की स्टडी मैं उधर कर लेता था। और दोपहर के टाइम सोचता था कि 1-2 घंटे, और फिर जो जैसे रात के टाइम 2-3 घंटे, 6 से 8 के 9 के बीच में, और सर फिर खाना खाने के बाद हुआ तो 1-2 घंटे और पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से 8, 9, 10 घंटे तक, मतलब 8 से लेके 9 घंटे मिनिमम इस तरीके से करता था। अच्छा, जैसे आपकी ज़्यादातर पढ़ाई तो यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यम से थी, तो उसमें तो और भी वीडियो साइड में दिखते हैं, तो इंस्टाग्राम भी होता है, तो मन नहीं आपका वो डाइवर्ट होता था क्योंकि आप मोबाइल तो सामने ही था? जी सर, इस मामले में अपने को लकी मानता हूँ कि मैं उतना टेक फ्रेंडली नहीं हूँ। अच्छा। तो मतलब कि जो चीजें मेरे काम की थी, जैसे व्हाट्सएप हो गया, तो उसमें ग्रुप है अच्छे, तो उसके आंसर राइटिंग करता था, तो उसके माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त होता था। और जो मैं केवल यूट्यूब पे जो स्टडी से रिलेटेड वीडियो रहते थे, और अगर कभी कदार हुआ तो हंसी के वीडियो कपिल शर्मा के देख लिया करता था। जरूरी है, बहुत जरूरी है। जी। तो उससे मतलब कि मोटिवेशन मिल जाता था कि अब थोड़ा माइंड उधर से हट गया, तो फिर जब रिलैक्स हो जाए तो फिर अपना पढ़ाई में और इसके अलावा जो नोट्स है उसको अपना रिवाइज करते थे। आपको ये नहीं लगा कि आपके साथ के लड़के कहाँ आगे चले गए, नौकरी कर रहे हैं, घर में कुछ 4 पैसा दे रहे हैं, मैं यहाँ पर मतलब लगा नहीं कि प्लान बी होना चाहिए या फिर मेरी दाल कहीं और गल सकती है? जी सर, जब 2021 में मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा था कि मुझे जो मैंने 2 साल एमए नहीं किया उसमें मुझे एमए कर लेना चाहिए था, या तो बीएड कर लेना चाहिए था। तो सर मैंने इस साल का बीएड का फॉर्म भर भी दिया था। अच्छा। जो अभी होने वाला है। जी। और सर इसके अलावा मैं एमए भी कर रहा था, मतलब कि इसमें शायद 2 डिग्री ली जा सकती है, एक ओपन यूनिवर्सिटी और एक रेगुलर। जी। तो सर मैंने प्लान अपना इस समय 2021 में मैंने एमए में एडमिशन लिया था, लेकिन अब शायद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट। लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हमको लगता है कि मतलब अब नहीं होगा, चलो कुछ और करते हैं, लेकिन वही टाइम ऐसा होता है कि नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। मुझे लगता है कि ये वही प्रयास था आपका। जी सर, जैसे हम लोग का मेरा पहली बार का रिजल्ट नहीं आया था उस समय। हाँ जी। तो सर मुझे पहली बार लिखते समय मालूम चला था कि मुझे ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी। ओके। तो सर मैंने सेकंड टाइम में ऑप्शनल की आंसर राइटिंग की थी। और सर जो सर चारों पेपर होते हैं उसमें सर मुझे लगा था कि मैं क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर सही ढंग से करूं, के लिए मुझे लगा था कि मैं जल्दीबाजी में आंसर क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ जी। तो मैंने अपनी दूसरी बार में इस कमी को दूर किया था। और सर जैसे पहली बार में मेरा निबंध उतना अच्छा नहीं गया था, तो मुझे लगा कि मुझे निबंध के ऊपर काम करना चाहिए।
तो जो दूसरी बार जो निबंध थे, मैंने जो निबंध पूछा गया उसी के ऊपर अधिकतर लिखने की कोशिश की कि उसको उससे बहकूं ना। जी। तो वहां पे मैंने अच्छे ढंग से लिखा और कोट किया, तो मुझे लगा कि इस बार मेरे इसमें अच्छे अंक आए होंगे, इसलिए मैं पिछली बार जो मैं 30 नंबर से रह गया था, जी, जी। इस बार मुझे लगता है कि इसलिए मुझे अच्छे पद जी। मिल पाया। राज, आपने प्रीलिम्स के कितने मॉक दिए होंगे? मेंस के कितने मॉक दिए होंगे? जी सर, प्रीलिम्स के स्तर पे मैं पीवाईक्यू को फॉलो करता था और करंट अफेयर्स, अच्छा। तो उसके थ्रू मुझे उसमें अच्छे मार्क्स मिलते थे और मैं प्रीलिम्स के थ्रू मेरे पास नोट्स थे, तो मैं अच्छा, नोट्स को मतलब आपने रिवाइज कर प्रीलिम्स लेता। का मॉक नहीं दिया, मॉक टेस्ट एफएलटीज वगैरह नहीं दिए आपने, सॉल्व नहीं किए? नहीं सर। अच्छा, ये तो कमाल है। मतलब ये तो पहली दफा मैंने सुना कि मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सिर्फ पीवाईक्यूज देखा और करंट अफेयर्स देखा। यस सर, और उसके अलावा मेरे पास नोट्स थे हर एक सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एंशियंट। और सर अगर आपका नोट्स तैयार है और आपका बेस ठीक है और आपको पीवाईक्यू अच्छे तरीके से आपने कर लिया, तो आपको ये पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हम्म। तो आप उससे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने और राज्यों के भी पीवाईक्यूज लगाए हैं। यस सर। अच्छा, ओके। और मेंस के लिए कितने एफएलटीज किए हैं, या फिर कैसे वो आंसर राइटिंग कैसे होती थी? जी सर, मेंस के टाइम में पहली बार में मैंने कुल मिला के 30 टेस्ट लिखे थे, मॉक टेस्ट, और सर दूसरी बार में मैंने 22 मॉक टेस्ट लिखे थे। अच्छा। तो सर 52 मॉक टेस्ट देने के बाद सफलता मिल गई। बाप रे बाप। 22 तो फिर भी बहुत, मतलब बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि 22 में से भी 20 एक में होते हैं, तो वो आप टोटल इनटू कर लें। क्या जी बात सर। है जी। मेरे लास्ट के दो सवाल हैं। एस्पिरेंट्स को, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो मुझे आप उनके बारे में बताएंगे कि आपको फ्रेंड सर्कल आपने छोटा कर रखा है, या फिर आपके ही तैयारी वाले लोग हैं, कैसा, उसको कैसे मैनेज करते थे आप? जी सर, मेरे फ्रेंड में 6 से 7 लोग हैं जो अच्छे तरीके से इसी फील्ड में तैयारी करने में हैं। जी, तो जी। सर मैं उनसे अच्छे तरीके से संपर्क में रहता था, और वो लोग जब मैं कभी डिमोटिवेट होता था तो उनसे बात करता था, फैमिली से बात करता था, सर लोगों से बात करता था, तो वो लोग अच्छे तरीके से मोटिवेट करते थे। और पापा, मम्मी, भाई, मतलब जी, उनके मोटिवेशन के कारण मैं आगे बढ़ पाया। जी। और फ्रेंड लोगों का योगदान तो है। जी, नहीं, फ्रेंड लोगों का योगदान तो रहता ही रहता है वो तो हमेशा रहेगा। और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अब प्रीलिम्स है, यूपी का भी है, यूपीएससी का भी है। तो जो छात्र ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जिनका अब रिवीजन फेज में वो हैं, जैसे आप जैसे कई और छात्र होंगे, तो वो लोग ये अब स्ट्रेटजी कैसे अपनाएंगे? मतलब उनको इस 40 दिन में क्या करना चाहिए? सर 40 दिन में उनको मतलब कि यूपीएससी के लिए मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाने चाहिए, और सर पीवाईक्यू देखना चाहिए, और सर यूपी पीसीएस में भी उनको पीवाईक्यू पे और करंट अफेयर्स पे जी। उनको फोकस करना चाहिए। और सर यूपीएससी के लिए पीटी 365 को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, और सर जो बुक है उनको फॉलो करके और मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगा के अपने, मतलब यूपीएससी के लिए मुझे मॉक टेस्ट लगता है कि जरूरी है लगाना, राइट इसीलिए मैं अच्छी तरीके से उसमें नहीं कर पा रहा हूँ जी, अभी। जी। तो मतलब अभी आपका अगला टारगेट 28 मई को है? यस सर, 14 मई और 28 मई। 14 मई और 28 मई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी सफलता आगे बढ़ती रहे, और जो आपने 2013 में सपना देखा था वो 2025 में पूरा हो, यस सर। है ना? और ये आपका कमरा है या यहीं पर पढ़ते हैं आप? यस सर, फैमिली इसी में रहती है। अच्छा, ये किताबें वगैरह सब, ये सब आपकी ही हैं? जी सर, इधर ये और सर ये तीनों भाइयों, मतलब कि इधर मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों भाइयों का है। अच्छा, ओके, ओके। नहीं, काफ़ी बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें दिख रही हैं कि बगल में ही किताब है, और यहीं पे आप पढ़ाई किया करते थे अपनी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मज़ा आया आपसे बात करके। अम, काश ऐसा होता कि मैं और आपसे बात कर पाऊँ, लेकिन वक्त का तकाजा है, बहुत लंबे चला जाएगा। सर, अब क्योंकि आप बहुत मुख्य हिस्सा हो चुके हैं भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के, तो मैं ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं आपका। और थैंक यू सो मच राज सोनकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, सपरिवार। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद।